बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर के ऊपर, जिसे पहले स्टटरिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता था, और ये हमारा डीएसएम की कैटेगरी का 5वां लेक्चर है। आपके पास अक्सर ऐसे बच्चे आए होंगे या आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा जो बात करते हुए रुकते हैं या अटकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जिसको कहा जाता है, बात करते हुए हकलाते हैं। तो वो हम इस डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं। चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो सिंपल टर्म्स में यही है कि जब भी एक बच्चे के फ्लो में बात करने में डिस्ट्रप्शन हो, रवानगी में बात करने में खराबी हो। क्या खराबी हो? या तो वो साउंड्स को, वर्ड्स को रिपीट करता हो, प्रोलॉन्ग करता हो, या पॉजेज लेता हो, ब्लॉकेज आती हो बात करने में, जिसकी वजह से उसका लोगों के साथ कम्युनिकेशन खराब हो जाए, तो हम इस डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या कुछ देखेंगे, केस शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा सिम्टम्स मैंने कौन से आइडेंटिफाई किए थे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, सिम्टम चेकलिस्ट आपके पास कौन सी होनी चाहिए अगर आपके पास ऐसा बच्चा आ जाए, ट्रीटमेंट प्लान बनाते हुए आपने कौन से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट कौन से अप्लाई किए जा सकते हैं, और थेरेपीज कौन सी अप्लाई की जा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं केस से। मेरे पास इस तरह के दो केसेस थे। एक बच्चे की उम्र थी 8 साल के करीब और एक था 16 साल का। अब इन दोनों के सिम्टम्स मैं आपको मिक्स करके बता देता हूं कि मैंने कौन से आइडेंटिफाई किए थे। पहला सिम्टम जो मैंने उनमें आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि वो साउंड रिपीट करते थे। अब साउंड रिपीट करना क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझें। जैसे अगर उन्होंने बोलना है कि दिस इज बॉल, तो वो बोलेंगे दिस इज बॉल। ठीक है, ये जो बी का ब साउंड है इसको रिपीट करते थे। अगर उन्हें बोलना है दिस इज कैट, वो बोलेंगे सर दिस इज कैट। सी का जो का साउंड है, ठीक है, इसको रिपीट करते थे। दूसरा सिम्टम जो मैंने आइडेंटिफाई किया था वो सिलेबल रिपीटिंग। सिलेबल रिपीटिशन क्या होती है? जैसे एक वर्ड को, अगर आप इसको सिंपल वर्ड में समझें कि एक वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। अगर उन्हें बोलना है आई एम हैप्पी, तो वो बोलेंगे सर आई एम हैप्पी हैप्पी। तो इसको दो हिस्सों में रिपीट करके वो बोलते थे। तीसरा सिम्टम जो मैंने उनमें आइडेंटिफाई किया था वो ये था, वो वर्ड रिपीट करते थे। वर्ड रिपीट करना, जैसे अगर उन्हें बोलना है सर आई वांट दिस, तो बोलेंगे सर आई वांट दिस। ठीक है, और अगर हम बोले सर यू सी, तो मुझे सर 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 यू सी। तो वो एक पूरा वर्ड उसको रिपीट कर करके बोलते थे। ठीक है। चौथा सिम्टम जो मैंने उनमें आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि कुछ वर्ड ऐसे थे जिनको वो प्रोलॉन्ग भी कर लेते, लंबा खींच लेते थे। इसकी एग्जांपल आप ले लें, अगर उन्हें बोलना है स्नेक, तो बोलेंगे स्नेक स्नेक। तो वो स्नेक को बहुत लंबा करके बोलना, वो सिम्टम मैंने उनमें आइडेंटिफाई किया था। और पांचवा सिम्टम मैंने देखा था कि उनकी ब्लॉकेज आती थी, पॉजेज आ जाते थे। जैसे अगर उन्होंने बोलना है कि सर कल मैं वहां गया और मैंने ये देखा, तो वो बोलेंगे सर कल मैं ना वहां गया, देखा मैंने। ठीक है, तो वो ब्लॉकेज आना, पॉजेज आना बात करते हुए, वो मैंने सिम्टम उनमें देखा था। अब ये 5 सिम्टम मैंने उनमें आइडेंटिफाई किए थे, और ये आइडेंटिफाई किए थे थ्रू एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज करवाई थी और उनके थ्रू आइडेंटिफाई किए थे। जनरली यही होता है, आपके पास बच्चा आता है स्टटर कर रहा होता है, तो आप डायरेक्ट इस डिसऑर्डर में आके देख सकते हैं और फिर डिटेल लेते हैं कि किन किन चीज़ों में वो स्टटरिंग ज़्यादा होती जा रही है, ताकि आपके लिए ट्रीटमेंट करना उसके लिए आसान हो जाए। और इस डिसऑर्डर के सिम्टम भी ऐसे हैं कि जैसे ही आपको पता चले एक बच्चा स्टटर कर रहा है, तो आप डायरेक्ट जाकर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर हम DSM-5 के अंदर जाके इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें, तो क्राइटेरिया ए ये है कि बच्चे की फ्लुएंसी में डिस्टर्बेंस हो, उसके एज के बाकी जो बच्चे हैं वो फ्लुएंटली बोल सकते हैं और इसकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम हो, और ये टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाए। उसमें उन्होंने कोई 7 मजीद सिम्टम्स बताए हैं, जैसे साउंड एंड सेलेबल रिपीट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वर्ड्स प्रोलॉन्ग करना वो भी मैं बता चुका हूँ, ब्रोकन वर्ड्स भी मैं बता चुका हूँ, पॉजेज लेना, ठीक है, ब्लॉकेज भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद उन्होंने 5वें नंबर पर लिखा है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन को अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट टू अवॉइड प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स, के मतलब बच्चे को जब पता होना कि वो इन अल्फाज में फंस जाएगा, तो वो क्या करता है, वो कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। जैसे अगर उसने मेरा नाम लेना है और वो उसको पता है कि मेरा नाम लेते हुए वो अड़ेगा, तो इस टेंशन को अवॉइड करने के लिए वो किसी से बात करते हुए कहेगा यार वो आज सर नहीं आए, वो कहेगा कौन से सर, वो जो साइकोलॉजी वाले हैं, कौन से, वो जो ऑफिस में बैठते हैं जिसने आपका सेशन, वो कहेगा सर सलान, कहेगा हाँ हाँ, ये नाम मेरा फिर भी नहीं लेगा, इसलिए कि उसको पता है कि ये उस लफ्ज में फंस जाएगा। तो इसको सर्कमलोकेशन बोलते हैं, कि सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना के प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स के लिए। इसके बाद आप देखेंगे 6ठे नंबर पर उन्होंने लिखा है वर्ड्स प्रोड्यूस विद टेंशन, टेंशन के साथ जो है वो वर्ड्स को प्रोड्यूस करता हो। और 7वें नंबर पे मोनोसिलेबल या होल वर्ड रिपीटिशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसका क्राइटेरिया बी देखेंगे, तो क्राइटेरिया बी में है कि एंजाइटी हो उसको बोलते हुए, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी सोशल पार्टिसिपेशन, उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस या लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो। क्राइटेरिया
सी अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ एज ऑनसेट जो है वो अर्ली डेवलपमेंट हो, मतलब वो चाइल्डहुड में आप इसको डायग्नोज करें। अगर आप इसको एडोलेसेंस में एडल्टहुड में करते हैं तो आप इसको एडल्ट फ्लुएंसी डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। क्राइटेरिया डी अगर आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि इसकी कोई मेडिकल रीजन ना हो, कोई न्यूरोलॉजिकल इंसर्ट, ट्रेमर्स, स्ट्रोक्स, इस किस्म की चीजें ना हुई हो, जिसका मतलब है कि अगर इसका कोई मेडिकल रीजन हुआ तो आप इसको चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही भेजेंगे। अदरवाइज अगर मेडिकल रीजन नहीं है तो फिर आप इसको चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें आपको इस डिसऑर्डर से रिलेटेड मालूम होनी चाहिए कि जो बच्चे इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनमें मोटर मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। अब कौन कौन सी मोटर मूवमेंट्स हो सकती हैं, जैसे आइज ब्लिंकिंग। आप अक्सर ऐसे बच्चों को देखेंगे वो आइज ब्लिंक करेंगे बात करते हुए, खासकर वहां पे जहाँ पे वो आपको पता हो कि वो स्टटरिंग कर जाएंगे, वहां पे वो आइज ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। या टिक्स, सडन मूवमेंट्स शो करेंगे, खासकर जैसे मैं कहा कि वहां पे जहाँ पे उनको खदशा हो कि वो अड़ जाएंगे या रुक जाएंगे किसी अल्फाज के अंदर। इसमें ट्रेमर्स ऑफ लिप्स और फेस भी हो सकता है, मींस के बात करते हुए उनके होंठ या उनका फेस जो है वो शेक करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। जर्किंग ऑफ हेड हो सकता है, जैसे बात करते हुए मैंने उन अपने जो क्लाइंट्स उनको देखा था, वो बात करते हुए जिस लफ्ज करते थे ना, वो ऐसे सर को एक साइड पे ऐसे झटक देते थे कि इस लफ्ज में वो फंसेंगे, तो वो ऐसे जर्क करके बात करते थे। या ब्रेथिंग मूवमेंट्स आप नोट करेंगे कि उनके सांसों की जो मूवमेंट्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगी ड्यू टू स्टेमरिंग या स्टटरिंग। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको पता होगा ये कि ये 80 to 90% 6 साल की उम्र में डायग्नोज हो जाता है। ये सडन भी हो सकता है, ये ग्रेजुअल भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है अचानक से बच्चे को स्टटरिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ग्रेजुअली बच्चे को स्टटरिंग स्टार्ट हो। मोस्टली ग्रेजुअली होती है, बच्चा किसी एक वर्ड से स्टटरिंग स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सवेयर होना शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है कि रिसर्चेस कहती हैं कि 60 से 65% बच्चे जो हैं वो इससे रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि एग्जैक्ट कॉज किसी को भी नहीं पता, स्टटरिंग की या इस डिसऑर्डर की एग्जैक्ट कॉज क्या है वो किसी को भी नहीं पता। और कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन हो जाता है मुख्तलिफ चीज़ों का मिलके, मुख्तलिफ फैक्टर्स का मिलके ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा, अगर ऐसा बच्चा आपके पास आ जाए तो आपके पास सिम्टम्स की एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स आपने देखने हैं उसके अंदर। मैं आपको सिम्टम्स वन बाय वन बताता हूँ, उनके नाम बताता हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं उनकी डिटेल्स बता चुका हूँ। तो पहला सिम्टम जो आपने उन बच्चों में देखना है वो ये कि वो वर्ड्स को, साउंड्स को, सिलेबल्स को रिपीट करते हो। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, वर्ड्स को रिपीट करते हो, साउंड को रिपीट करते हो या सिलेबल को रिपीट करते हो। दूसरी चीज़ आपने उनमें देखनी है कि वो वर्ड्स को प्रोलॉन्ग करते हो, प्रोलॉन्ग करते हैं कि नहीं करते, आपने वो भी आइडेंटिफाई करना है। ब्लॉकिंग तो नहीं है, वर्ड्स के दरमियान में, सेंटेंसेस के दरमियान में ब्लॉकेज या पॉजेस तो नहीं है उसके। आपने ये भी देखना है कि उसको फिजिकल टेंशन होती है कि नहीं होती। ठीक है। अवॉइडेंस बिहेवियर तो नहीं है, वो बहुत से वर्ड्स को अवॉइड तो नहीं करता, बात करते हुए स्किप तो नहीं कर देता कि ये लफ्ज नहीं बोलता, मैं इस पे अड़ूंगा। या उन सिचुएशंस को अवॉइड करता हो जहाँ पे उसको लगता हो मैं स्टटरिंग करूंगा या मैं स्टेमरिंग करूंगा, तो वो उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर देता हो। सेकेंडरी बिहेवियर भी आपने देखने हैं, जैसे जिसमें मैंने आपको बताया मोटर मूवमेंट्स तो उसमें नहीं है, कौन कौन सी मोटर मूवमेंट्स है आपने वो भी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। आपने ये भी देखना है कि जो उसकी फ्लुएंसी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो खराब होती चली गई हो, उसमें इन्फ्लुएंसी में इंक्रीज आना शुरू हो गया हो। आपने उसके बाद ये भी देखना है कि उस बच्चे को अवेयरनेस भी हो और उसकी वजह से, उस स्टटरिंग की वजह से या फ्लुएंसी डिसऑर्डर की वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन भी होती हो। ऑनसेट आपने देखना है कि अर्ली चाइल्डहुड हो, आपने चाइल्डहुड में इसको डायग्नोज किया हो। फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी आपने देखना है, और आपने कम से कम ये जरूर देना है कि कम से कम 6 महीने ज़रूर इसको हुए हों स्टटरिंग करते हुए, ये आपने लाजमी देखना है। और आपने ये भी देखना है कि इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ा हो उसके कम्युनिकेशन के ऊपर, सोशल पार्टिसिपेशन के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा हो। और एक ये भी हो सकता है कि फ्लक्चुएशन हो सिवियरिटी के अंदर, कभी सवेयर हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी सवेयर हो जाए, कभी कम हो जाए, तो ये एक सिम्टम भी आपने उसमें नोट करना है। अब आते हैं इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाएंगे। इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट प्लान बनाना हो या किसी भी डिसऑर्डर का बना रहे हो तो आपने हमेशा पहले ये देख लेना है कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकते हैं या उसको कॉज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर जाहिर है आप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब आप उनको ठीक करते हैं तो एक तो क्लाइंट की रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है, दूसरा आपका ट्रीटमेंट प्लान बड़ा आसान हो जाता है। अब इस डिसऑर्डर में 5 फैक्टर्स हैं जो इस डिसऑर्डर को या तो ट्रिगर कर सकते हैं या कॉज कर सकते हैं। पहला फैक्टर जो है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो अगर फैमिली में कहीं किसी को चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को भी होंगे। जीन्स में अगर आप देखेंगे तो एक जीन है जिसका नाम है FOXP2। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जीन है। जब भी इसमें कोई ख़राबी होगी तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को भी
चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो जाए। दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। जब भी ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंस होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को ये वाला डिसऑर्डर हो। अब आपके समझने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, थैलेमस में कोई प्रॉब्लम है, ब्रोका एरिया में कोई प्रॉब्लम है, या वाइट ट्रैक मैटर में कोई प्रॉब्लम है, या आपके सिर्फ समझने के लिए मैंने नाम बताए हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि बच्चे को चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो जाए। तीसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो है डेवलपमेंटल फैक्टर। अब डेवलपमेंटल फैक्टर में क्या होता है, देखें बच्चा एक एज में जाके बोलना सीखता है और ये नेचुरल है कि जब बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं तो वो कुछ अल्फाज में फंस जाते हैं, उनसे बोले नहीं जा रहे होते। अगर इसमें यह है कि उस डेवलपमेंट में अगर वो बच्चा कहीं कॉन्शियस हो जाए किसी चीज़ के अंदर, कुछ अल्फाज के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको स्टटरिंग जो है वो या तो वर्स हो जाएगी, या कुछ अल्फाज में वो ऑलरेडी स्टटर कर रहा है तो उस पर कॉन्शियस हो गया तो वो वर्स हो जाएगी, या कॉज हो जाएगा स्टटरिंग करना उसका डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही। चौथा फैक्टर जो इसमें ट्रिगर कर सकता है या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में अगर आप देखेंगे जो फैमिली डायनेमिक्स हैं, अगर फैमिली ऐसी है जो बहुत तेज़ बोलने की आदी है, ठीक है, उस फैमिली में सब लोग ऐसे हैं जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो तेज़ तेज़ बोलना है, और उसमें एक बच्चा ऐसा है जो स्लो बोल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा वहाँ पे कॉन्शियस हो जाए या वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाए कि बहुत स्लो बोलता है, तो उसकी वजह से कॉन्शियस होने की वजह से भी उसको स्टटरिंग जो है उसकी ट्रिगर हो सकती है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि ऐसा कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है उसका जहाँ पे सब लोग उसको इंटरप्ट करते हैं, अगर वो किसी लफ्ज़ में फंसा उसको लोग चुप करा देते हैं बार बार, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी वो जो स्टटरिंग है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाए या उसको वर्स होना शुरू हो जाए, ठीक है, या फैमिली चेंजेस हो रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, फैमिली डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे, तो चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है उसकी स्टटरिंग या फ्लुएंसी डिसऑर्डर है वो थोड़ा सा ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाए। पांचवा फैक्टर अगर आप इसमें देखेंगे वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये डायरेक्ट कॉज तो नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्टर कभी भी डायरेक्ट कॉज नहीं होती है डिसऑर्डर की, लेकिन ये ट्रिगर कर सकती है, उसको वर्स कर सकती है। जैसे बच्चा अपनी स्टटरिंग को लेके एंग्शियस हो जाए या इमोशनल रिएक्शन देना शुरू कर दे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी जो स्टटरिंग का जो इशू है वो वर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या जो ट्रिगर कर सकते हैं चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर को। अब ऐसे क्लाइंट के ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे ही वो आपके पास आया आप रेफर कर दें किसी स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ, वो खुद उसके साथ डील कर लें, या दूसरा ये कि इनिशियल असेसमेंट आप खुद कर लें और उसके बाद उसको रेफर कर दें स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ, अपनी एक रिपोर्ट बना के उसको दे दें। और मैं यही कहूँगा कि इनिशियल असेसमेंट आप कर लिया करें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज होती है फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में, फैमिली थेरेपी के अंदर और बाकी चीज़ों को देखने के अंदर, तो आप खुद अच्छी अगर इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो ये एक अच्छा काम है। अब इनिशियल असेसमेंट आप कैसे करेंगे? इनिशियल असेसमेंट में सबसे पहले बच्चे की केस हिस्ट्री लें, उसका इंटरव्यू करें, ठीक है, पेरेंट्स से लें, माइलस्टोन चेकलिस्ट चेक करें, सिम्टम की जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है वो थ्रू एक्टिविटीज आप चेक करें कि सिम्टम्स को कंफर्म करें कि वो सिम्टम्स उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। एक्टिविटीज क्या, आप कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स निकालें, गूगल से निकाल लें, ठीक है, कुछ पैराग्राफ्स निकालें, वो उसको दें, वो रीड करें, आप देखें कहाँ कहाँ पे वो रिपीट करता है, प्रोलॉन्ग करता है, किन किन अल्फाज में, स्पेसिफिक वर्ड्स तो नहीं है जिनमें वो फंस जाता है, ठीक है, कुछ सिचुएशन में उसको एक्सपोजर दें, ठीक है, लॉन्ग कन्वर्सेशन करें तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से सिम्टम्स उसमें कन्फर्म हो रहे हैं। उसके बाद फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसके साथ ट्रिगर कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ अप्लाई कर लें ताकि आप उसकी मेमोरी और उसकी अटेंशन को चेक कर सकें वो किस लेवल तक इंटैक्ट है। उसके बाद आप इनिशियल डायग्नोसिस दे दें, ठीक है, एक रिपोर्ट बना दें और उसको रेफर कर दें मेडिकल एवेल्यूएशन के लिए और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए। मेडिकल एवेल्यूएशन में क्या, उसका ENT का एग्जामिनेशन करवाएं जो ज़रूरी होता है। उसके अलावा न्यूरोबायोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कुछ करवा लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट के पास चला जाएगा, तो स्पीच थेरेपिस्ट क्या करेगा? एक तो स्पीच थेरेपिस्ट को आपकी इनिशियल असेसमेंट जो है वो बहुत हेल्प करेगी, जो आपने की अच्छी की है, वो अपनी भी इनिशियल असेसमेंट कर सकता है, वो अपने केस हिस्ट्री वगैरह ले सकता है और अपने तरीके से वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद जो टेस्ट वो अप्लाई कर सकता है, अब वो कौन कौन से टेस्ट अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। 1 बाय 1 मैं उनके नाम लेता हूँ। सबसे पहला टेस्ट जो वो उन पे अप्लाई कर सकता है वो है स्टटरिंग सेवेरिटी इंस्ट्रूमेंट SSI। दूसरा टेस्ट जो वो उन पे अप्लाई कर सकता है वो है परसेंट सेलेबल स्टटर, PSS बोलते हैं इसको। तीसरा है स्टटरिंग प्रेडिक्शन इंस्ट्रूमेंट फॉर यंग चिल्ड्रन SPI, फ्लुएंसी असेसमेंट बैटरी फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, और 5वां है कम्युनिकेशन एटीट्यूड टेस्ट।
इसके अलावा कुछ एनालिसिस भी उसको करने चाहिए। अब वो कौन कौन से एनालिसिस हैं? सबसे पहले जिस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए वो है स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन सैंपल, इसका एनालिसिस करना चाहिए। स्पॉन्टेनियस स्पीच सैंपल, इसका एनालिसिस करना चाहिए। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव असेसमेंट, इसका भी उसको एनालिसिस करना चाहिए। और एनवायरमेंटल एनालिसिस भी उसको करना चाहिए। ये एनालिसिस और टेस्टिंग करने के बाद उसके पास काफ़ी कुछ मटेरियल आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी थेरेपीज़ को प्लान करता है कि कौन कौन सी थेरेपीज़ और कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है। थेरेपीज़ अप्लाई करने के लिए याद रखें हमेशा एज सेवेरिटी लेवल देखा जाता है कि क्या एज है, क्या सेवेरिटी लेवल, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पिक एंड चूज़ करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट की प्रेफरेंस भी होती है कि उसकी एक्सपर्टीज़ होती है कि मैं ये थेरेपी अप्लाई कर लेता हूँ किसी चीज़ के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग की जाती हैं। मैं आपको कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के नाम बताता हूँ, वो आप वन बाय वन अपने पास नोट कर लें और उसको स्टडी भी कर लें। उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी दीजिएगा। जो पहली थेरेप्यूटिक टेक्निक जो स्पीच थेरेपिस्ट अप्लाई कर सकता है वो है फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक्स, जिसमें इजी ऑनसेट और लाइट आर्टिकुलेशन कॉन्टैक्ट, ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकता है। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चरिंग मोटिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें कैंसिलेशन, पुल आउट्स और प्रिपरेटरी सेट्स हैं, ये वो उन पे अप्लाई कर सकता है। तीसरे नंबर पे मोडिफिकेशन ऑफ स्पीच रेट है, ये वो उन पे अप्लाई कर सकता है। चौथे नंबर पे डिसेंसिटाइजिंग एंड इमोशन रेगुलेशन है, इमोशन रेगुलेशन टेक्निक्स, ताकि वो जो उसको स्टटरिंग के इशू है उसकी वजह से कोई उससे इमोशन डिस्टर्ब है वो भी उसको ताकि नॉर्मलाइज कर सके, वो कर सकता है। पाँचवें नंबर पे अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे नंबर पे अगर आप देखेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, CBT अप्लाई की जा सकती है, फैमिली थेरेपी अप्लाई की जा सकती है। और वो कोशिश करे जितनी भी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स वो अप्लाई करे उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जितने भी हैं उसमें स्पीच थेरेपिस्ट जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है उससे रिकवरी उतनी फास्ट हो जाती है। इवन मैं आपसे भी कहूँगा, आपके पास भी किसी डिसऑर्डर के क्लाइंट्स हैं तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है वहाँ लाजमी किया करें। ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने कोशिश किया, मैंने आपको सिम्टम्स बताए, केस के थ्रू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया, सिम्टम्स चेकलिस्ट बताई, टेस्ट बताए, फैक्टर्स बताए और थेरेपीज बताई कौन कौन सी अप्लाई आ सकती हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।